तो अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम ज़ीशान हसन है और इस आई एम टीचिंग ऑडिट एश्योरेंस एफिड सिंस लास्ट मोर देन 10 years नाउ, यानी कि 10 साल से ज़्यादा हो गए इस पेपर को पढ़ाते हुए। खैर रिसेंटली आपको पता है कि जून 22 का रिजल्ट आया है और आफ्टर एवरी 6 months एसीसी अपने एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी देता है, पासिंग रेट्स भी देता है। इस दफ़ा जो इस पेपर का पासिंग रेट रहा है वो 39% रहा है। इतना डिसअपॉइंटिंग पासिंग रेट। लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई मेरे बच्चों का तो पासिंग रेट 80% से ऊपर रहा है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। जर्नल कमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडिट एश्योरेंस का जो पेपर है वो फॉर्मेट इसके अंदर बताया। फॉर्मेट आप सबको पता है कि जी 30 मार्क्स के 3 OT क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर छोटा सिनेरियोज होता है, 5 रिक्वायरमेंट्स होती है, एमसीक्यूज वगैरह। तो सेक्शन ए के ऊपर जो उसने कमेंट करी है ना, जर्नल कमेंट, वो बड़ी आंखें खोलने वाली है। वो क्या है, और ये पूरी दुनिया में ही हो रहा है। मैं समझता था देसी बच्चे के साथ ये मसला है, ये गोरे के साथ, काले के साथ, सबके साथ ही मसला है। और वो क्या मसला है, सिलेक्टिव स्टडीज का। कि भाई लोग कहते हैं कि यार सेक्शन बी में तो जो है वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आते हैं, तो उसके अंदर जो है वो सस्टेंसेस आते हैं, उसके अंदर जो है फलाना एक दो टॉपिक दूसरे टेस्ट हो जाते हैं, फ्रॉड एंड एरर वगैरह, तो सिलेक्टिव स्टडी करके चले जाते हो। कितना बड़ा ब्लंडर मार रहे हो। सेक्शन ए का मकसद ये है कि वो मैक्सिमम चीजें टेस्ट करे। वो मैक्सिमम चीजें टेस्ट करता है तो वो एथिक्स से भी आ जाता है, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से भी आ जाता है, वो इंटरनल ऑडिट से भी आ जाता है, वो ऑडिट रिपोर्ट्स कहीं से भी दे देता है। इवन उसके अंदर वो सब्सटेंसिव और इंटरनल कंट्रोल्स और गोइंग कंसर्न वगैरह कुछ भी फेंक देता है। और अगर आप मिस करते हो तो ऑब्वियसली आप मार्क्स लूज करते हो। वहां से उसने पकड़ लिया और वो यही कह रहा है कि भाई स्पॉट लर्निंग या क्वेश्चन स्पॉट नहीं करना आपने। आपने पूरा कोर्स कवर करोगे तो आपका कुछ बनेगा, अदरवाइज आप खतरे में। ये सेक्शन ए पे जो मैंने हाईलाइट करा है, उसका बोलने का मकसद ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और इस सैंपल क्वेश्चन उसने दिया, आपको पता है भाई ये जो एग्जामिनर है ऑडिट एश्योरेंस का एफिड का, वो एमसीक्यूज रिलीज नहीं करता। हर 6 महीने में एक आध है इस तरह के सिनेरियोज उठा के फेंक देता है और आप लोगों को समझाने समझाने के लिए। तो एक सिनेरियो हमारे पास आया, इसको जरा हम लोग डिटेल में देखते हैं। It is 1st July 2005. You are an audit manager in Dodge & Co, a medium-sized firm with several offices. As part of your role, you are responsible for understanding procedures relating to the acceptance of new clients. You are currently involved in the acceptance of 4 new clients. Bradgate Company has invited Dodge & Co to perform a limited assurance review of its financial statement. Dodge & Co does not provide any other services to the कंपनी। ये आपको एक मिल गया जनाब। ठीक है, कि लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू दे रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, डॉजन को जो है वो किसी तरह की और सर्विसेज नहीं दे रहा। आगे चलते हैं जी। ट्रिम ट्रांसपेरेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रिम ट्रांसपोर्ट कंपनी हैव सेट की टारगेट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जिसको प्यार से आप केपीआईज कहते हो, टू असेस द कंपनीज परफॉर्मेंस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2005. The board has asked Dodge and Co to perform an assessment performance to 31st March 5 and then to prepare a report for the board as to whether the KPIs have been achieved. The board will provide access to books and records relating to the KPIs. Dodge and Co does not provide any other services to Trim Transport Company. अच्छा जी, आगे चलें। Keegan Company, an existing audit client, is considering setting up an internal audit department. The directors are unsure whether to hire staff or to outsource the function. Keegan Company has approached Dodge and Co to inquire as to whether it could provide internal audit services. अच्छा जी, आगे चलें। Latte Company, Dodge and Co has recently accepted new client Latte Co. The previous auditor, Cat and Co, resigned from the audit in May 2005. Dodge and Co was appointed on 4 June 2005. Latte Co in the early stages of legal action against Cat and Co, falling to detect a fraud. Sorry, failing to detect a fraud. ठीक है। अब क्वेश्चन वन यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, एन एश्योरेंस एंगेजमेंट कैन प्रोवाइड लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है,
indicate by clicking on the relevant boxes in the table below whether each of the following statements is true or of a limited assurance, reasonable assurance or both. ठीक है, पढ़ सको तो इसलिए मैं इसको जरा आपके लिए कर देता हूँ बड़ा. An audit is an example of this types of assurance. Reasonable, obviously. ये तो काके बच्चे को भी पता होगा, अगर नहीं पता तो डूब के मर लो. It provides a lower level of assurance. Limited आएगा, ठीक है. ये दो तो सिंपल थे, आगे बढ़ जाओ. Judgment is required to determine the appropriate procedures required to obtain this level of assurance. अब यहाँ पे limited भी आ सकता है और reasonable भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं. बोथ करेक्ट आंसर है. ये ट्रिकी था, अगर यहाँ पे बंद हो गया तो थोड़ी सी माफी है तुम्हारे लिए. A negative form of conclusion is provided. Negative review, अगर ये नहीं पता तो फिर दोबारा बोलना अच्छा नहीं लगता. ठीक है, अच्छा जी. तो अंडरस्टैंडिंग ये फर्स्ट एरिया से, फर्स्ट चैप्टर से थी. रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, लिमिटेड अश्योरेंस क्या है, दोनों चीजें कहाँ पे लगनी है, ये आपको पता होना चाहिए था. प्रोफेशनल जजमेंट में क्या सिनेरियोज होते हैं, ये पता होना चाहिए था. बेसिक नॉलेज थी. मुफ्त के 2 नंबर थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टू ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट वुड Dodge and Co carry out as part of the limited assurance review of Bradgate and Co financial statements? अच्छा जी, इनमें से कौन से टेस्ट हैं Dodge and Company कैरी आउट कर सकती है लिमिटेड अश्योरेंस रिव्यू के लिए? इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट एज टू लार्ज एंड अनयूजुअल आइटम्स विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. परफॉर्म करो एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पहले दो ही सही है और टेक्निक यही है कि जहां पे आपको सही आंसर मिल जाए ना, वहीं रुक जाओ. ज्यादा इधर उधर देखने की, भटकने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अब लिमिटेड अश्योरेंस जो है वो लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड करती है. मैटर जो है वो प्रैक्टिशनर की अटेंशन के लिए आते हैं. सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन जो है वो मटेरियल इन्वेस्टिगेटेड हो तो यहाँ पे आपको इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट भी जरूर करना है. एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगा रहे हैं लिमिटेड अश्योरेंस रिव्यू में. अगर ये पॉजिटिव अश्योरेंस होती तो मजीद भी लग सकते थे. ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों लगाओगे? अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कंट्रोल्स की, कि जी वो कंपनी और एक्सटेंसिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे. अच्छा जी, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. IAASB International Auditing Audit Assurance Standard Board Framework for Assurance Engagement Framework requires certain elements to be presented in every assurance engagement. So which of the elements required by the framework is not present in respect of the proposed engagement form for Trim Transport Company? भाई सीधी सीधी बात है, 3 पार्टी रिलेशनशिप. सिनेरियो अगर आप देखा है आपने, अभी मैंने बताया, तो उसके अंदर 3 पार्टी रिलेशनशिप नहीं है. एक की एलिमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट का है 3 पार्टी या ट्राई पार्टी रिलेशनशिप. कौन कौन सा? प्रैक्टिशनर यानी कि ऑडिटर, इंटेंडेड यूजर यानी कि शेयर होल्डर, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी यानी कि डायरेक्टर्स. ठीक है, आगे चलो. आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग ऑन द रेलेवेंट बॉक्सेस इन द टेबल बिलो वेदर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द पॉसिबल प्रोविजन ऑफ इंटरनल ऑडिट सर्विस to Keegan Company by Dodge & Co is true or false. So risk of Dodge & Co assuming management responsibility would be reduced by using a separate team of staff who are not involved in the external audit. False. Dodge & Company should consider whether Keegan Company has appointed a responsible official to oversee internal audit activities. सही है. ठीक है, materiality of the financial statement amounts affected by the internal audit service should be considered when evaluating the significance of any self review threat. ये भी सही है. अब देखो एग्जामिनर इस पे आपको क्या बोल रहा है कि अगर आप सेपरेट टीम ऑफ स्टाफ लेते हो तो भाई वो क्यों लेते हो? सेल्फ रिव्यू थ्रेट कम करने के लिए. सेपरेट टीम ऑफ स्टाफ आपको चाहिए पोटेंशियली सेल्फ रिव्यू थ्रेट रिड्यूस करने के लिए. और ऑब्वियसली फिर तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत होगी. फिर एसएससी कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट जो है
वो प्रोहिबिट करता है फर्म और नेटवर्क फर्म अज्यूमिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ क्लाइंट इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज में क्या है कि जी पर्सनल जो है इंटरनल ऑडिट सर्विसेज ना करें, ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी। तो इस कोड के मुताबिक यानी कि एथिकल कोड के मुताबिक स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों ठीक हैं। क्यों? जब आप इंटरनल ऑडिट सर्विसेज दे रहे हो किसी क्लाइंट को, तो फर्म को सेटिस्फाई करने के क्लाइंट जो है उसके पास अप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट रिसोर्स है, प्रेफरेबली सीनियर मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबल है एट ऑल टाइम्स फॉर इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, एक्नॉलेज करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग या मेंटेनिंग इंटरनल कंट्रोल। फैक्टर्स जो कि रेलेवेंट है इवेल्युएट करने के लेवल ऑफ सेल्फ रिव्यू थ्रेट इंक्लूड मटेरियलिटी ऑफ द मटेरियलिटी ऑफ रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमाउंट रेलेवेंट है सेल्फ रिव्यू थ्रेड में, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट्स असर्शंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप देख रहे हैं या रिलायंस कर रहा है, ऑडिट टीम रिलाय कर रही है इंटरनल सर्विस पे, इंटरनल ऑडिट की सर्विस में, और वो भी अपनी फर्म से ही है, तो ये भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड में आ जाएगा। Question 5. Kate and Co. lawyers argued that the firm failed to detect the fraud in Lateco's financial statement due to the inherent limitations in the audit and that it had, in fact, obtained sufficient and appropriate evidence to enable it to detect material misstatements due to fraud. अच्छा जी, तो कैट एंड को एक ऑडिट कर रही थी कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वाज अ न्यू टू देम, इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं है, ड्यू टू ये फर्स्ट टाइम डिटेक्शन रिस्क में आ जाएगा, ड्यू टू टाइट रिपोर्टिंग गाइडलाइंस कैट एंड को हैड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट, ये भी इनहेरेंट में नहीं आएगा। कैट एंड को हैड रिलाइड ऑन द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कंपनी स्टाफ, वो रिलाय कर रहे हैं, ये भी इसमें नहीं आएगा। कैट एंड को हैड यूज ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये इनहेरेंट लिमिटेशंस में से आएगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको मजीद इंफॉर्मेशन दी थी रिक्वायरमेंट्स के बाद, इस क्वेश्चन से पहले, वो केयरफुली देखनी है। अब यहाँ पे एग्जामिनर का ये लिखने का मकसद ही है कि स्टूडेंट्स ने इसको इग्नोर किया। ये एक और इशू, यहाँ पे आपको अपनी नॉलेज लगानी थी, लिमिटेशंस देखनी थी, एक्सटर्नल ऑडिट की रीजनेबल एश्योरेंस देखनी थी। यानी कि भाई देखो पहला चैप्टर यार, लोग कचरा लोग कहते हैं इसको, क्या रिवाइज करने की, इसको देखने की जरूरत है। यहाँ से कितने क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, ये बताने का यही मकसद था। अब सेक्शन बी को रिव्यू करने में बैठो, 30 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, पहली रिक्वायरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूर है। डिस्क्राइब द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट दैट Bannock and Co should have established prior to accepting the audit of ESK company. स्ट्रेट फॉरवर्ड 4 मार्क्स आपको एग्जामिनर दे रहा है, प्री कंडीशन बतानी है कि भाई ऑडिट करने के से पहले आप क्या क्या देखोगे भाई। वो देखोगे कि वहाँ के कंट्रोल्स किस हैं, वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, वो शरीफ है कि बदमाश है, आपके पास रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। आपने ये 4 कंडीशंस बतानी थी, 4 मार्क्स मिल जाने थे। वो भी लोगों को नहीं बता पाए, बहुत से लोग नहीं बता पाए, लेकिन ज्यादातर ये ठीक कर गए। चलें जी आगे चलें। Using the table below, calculate the following four ratios for both years to assist you in planning the audit of ESK company gross profit margin, inventory, blah blah blah। अब यहाँ पे रेशियोज में क्या था, कुछ लोगों ने क्या करा है कि 2 सालों के करने थे, 2000 X4 और 2000 X5 के। ठीक है, अगर हर साल पे आपको हाफ हाफ मार्क मिल रहा है, एक का कर दिया एक का नहीं करा, मार्क्स गए। लोगों ने जल्दबाजी में 1 साल के कर दिए, 1 साल के किए, तो वो वहां पे मार्क्स आपके गए। फिर ये कनेक्टेड है यहाँ पे भी, कि जो रेशियोज आपने कैलकुलेट करें उसमें 8 ऑडिट रिस्क है और 8 ऑडिट रिस्पॉन्सेज बताने।
ये रेशोज यहाँ पे भी ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई वगैरह करने में आपके काम आएंगे। वहाँ रेशोज की बेसिस पे भी आपके रिस्क निकल रहे थे और सिनेरियो से भी निकल रहे थे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये जो पूरा सिनेरियो आपको दिया हुआ था इसके अंदर, हर लाइन के अंदर 1 से 2 ऑडिट रिस्क होते हैं। ठीक है, जितना बड़ा सिनेरियो है 8 रिस्क चाहिए, 8 से ज्यादा रिस्क यहाँ से मिलते हैं, वो उठाने थे। अच्छा, अब लोग क्या कर रहे थे, एग्जामिनर क्या बोलता है कि लोग आते हैं उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स लिखने बैठ जाते हैं। भाई सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, एक्सप्लेन भी करना है। खाली आइडेंटिफाई करोगे और एक्सप्लेन नहीं करोगे, हाफ मार्क मिलेगा, 1 नंबर पूरा नहीं मिला ऑडिट रिस्क का। तो भाई एक्सप्लेन, फिर आपने उसको उसकी रीजन बतानी है कि भाई क्यों है ये ऑडिट रिस्क, वाई, क्या रीजन है कि आपको ऑडिट रिस्क लग रहा है, वो आपने एक्सप्लेन कर, वो उसके पीछे आपने लॉजिक बतानी है कि वो रिस्क क्यों है। वो आप करोगे तो आपको एक कंप्लीट मार्क, और फिर आप ऑडिट रिस्पॉन्स के एज एन ऑडिटर आप उस रिस्क को देखेंगे, किस तरह आप उसको टैकल करेंगे, कि भाई आप मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, आप रिकैलकुलेट वगैरह करके देख लोगे, या आप कौन से प्रोसीजर्स वगैरह लगाओगे ताकि उस रिस्क को आप जो है वो वेरीफाई कर सकें। ठीक है, ये इसके अंदर देखना था। फिर आगे बढ़े तो देखें यहाँ पे एग्जामिनर ने भी आपको अप्रोच बताई है इस पैराग्राफ के अंदर, और सिंपली वो कह रहा है कि पहला स्टेप क्या है कि आप फैक्टर्स क्या हैं ऑर्डर रिस्क के, पैराग्राफ पढ़ो चीख चीख के, वो आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू क्लाइंट भाई डिटेक्शन रिस्क है, अंडरस्टैंडिंग कम होगी ऑडिटर को उसकी, तो इसलिए है। तो आप क्या करोगे, अब आप उसका ऑडिट रिस्पॉन्स बताओगे कि भाई हम डिटेल में फाइल्स वगैरह पकड़ेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस देखेंगे, ये करेंगे जनाब, मैनेजमेंट से अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उससे डिस्कशन वगैरह करेंगे। इस तरह आपने उसको लेके चलना। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि आपकी फाइनेंस रिपोर्टिंग की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि F3 F7 की आपको अच्छी खासी नॉलेज की जरूरत है भाई। कैपिटल फॉर एग्जांपल एक रिस्क है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना ट्रीट कर दे, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एसेट्स ट्रीट कर दोगे तो एसेट्स ओवर स्टेटेड होंगे। इस तरह आपने बात करनी है, और फिर उसके बाद आपने अपने रिस्पॉन्सेज देने, इस तरह आप इसको लेके चलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट appropriate रिगार्डिंग द ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का इसके ऊपर आता है भाई, 6 है। अच्छा, इसके अंदर लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं, प्रोसीजर्स की जगह टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे कि 6 प्रोसीजर्स आपको चाहिए, तो अगर आप एक आधा टीओसी लिख देते हैं गलती से, तो एग्जामिनर उसको इग्नोर जाने देता है, जान दो नंबर दे देता है, यार तो बच्चा है। लेकिन एक से ज्यादा अगर आप ये बड़ मारते हो कि प्रोसीजर की जगह आपने टीओसी लिख दिया, वहां फिर आपकी शामत आ गई, वहां पे आपके नंबर उड़ेंगे ऐसे ठक 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 ठक। और एग्जैक्टली ऑडिट प्रोसीजर लिखने की टेक्निक है कि वो पहले आप बताओगे कि आप क्या करोगे, और फिर अगर अगर आपने खाली कर दिया रिव्यू डॉक्यूमेंट्स, ऑब्टेन फर्दर इंफॉर्मेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, आधा मार्क्स मुश्किल। फुल मार्क कब मिलेगा एक प्रोसीजर का, जब आप वर्ब आइडेंटिफाई करोगे कि क्या करने जा रहे हो, और साथ में आप बताओगे वाई, कि क्यों करने जा रहे हो, ये वाई का आधा मार्क है, वर्ब का आधा मार्क है, तो जाके फुल मार्क मिलेगा, अदरवाइज आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा। ये चीज आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, फिर आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, डिस्क्राइब 4 मैटर्स ऑडिटर में कंसीडर इन डिटरमाइनिंग वेदर डेफिशिएंसी इन कंट्रोल इज सिग्निफिकेंट। तो भाई ये पूरी पूरी की पूरी ये नॉलेज बेस्ड रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो आपको समझने की जरूरत थी। वो कह रहा है डिस्क्राइब, यहाँ पे स्टूडेंट को इंश्योर करना कि था कि जी सफिशिएंट डिटेल दें आंसर में, कि जी मटेरियलिटी डेफिशिएंसी वगैरह
इनफ डिस्क्रिप्शन इसकी देते तो आपको इसके मार्क्स मिलते। ये आपको एग्जामिनर यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ पे एग्जामिनर यही बोल रहा है इस पैरा में कि मेजोरिटी लोग इसमें भंड मार गए। सिंपल सी चीज, रट्टा था। फिर यहाँ पे फिर आपके पास 6 मार्क्स की रिक्वायरमेंट आ रही है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 3 डायरेक्ट कंट्रोल्स ऑन विच द ऑडिटर में 6 टू प्लेस सिनेरियो से देख के यहाँ से आपको जो है कंट्रोल्स आइडेंटिफाई करने थे, कंट्रोल्स बताने थे, और उसके ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का परफॉर्म करना था। 1 मार्क कंट्रोल का, 1 मार्क पीओसी का, ये बताना था। ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट कंट्रोल्स की आइडेंटिफिकेशन हाफ मार्क, एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट कंट्रोल की हाफ मार्क, तब जाके आपको इस पे एक हाफ मिलना था। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में रिव्यू वगैरह और उसकी डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीजें आज आपने करनी थी एज एन ऑडिटर, कि भाई आप क्या करोगे, क्यों करोगे, क्या करोगे, हाफ मार्क, क्यों करोगे, वो टेस्ट क्यों परफॉर्म करोगे, हाफ मार्क, तब जाके एक टीओसी कंप्लीट होगा, फुल मार्क मिलेगा। इस तरह लेके चलना था। फिर अगला क्वेश्चन उठा लो 10 मार्क्स का। 5 डेफिशिएंसीज उठानी थी इंटरनल कंट्रोल्स की पेरोल में, और उनकी रिकमेंडेशंस देनी थी। ठीक है। 5 डेफिशिएंसीज। अब डेफिशिएंसीज आपने बतानी थी कि ये डेफिशिएंसी क्यों है। ठीक है। ये डेफिशिएंसी क्यों है, और फिर आपने उसके ऊपर रिकमेंडेशन देनी थी कि उस डेफिशिएंसी को किस तरह हम खत्म कर सकते हैं। तो ये आपने ओवरऑल लेके चलना था। इस तरह 5 आपको इसके 10 मार्क्स मिलते, लेकिन लोगों से वो भी नहीं हो पाया सही तरह से। ये एग्जामिनर इसके अंदर पूरी इररेलेवेंट कह रहा था, भाई जो डेफिशिएंसी सिनेरियो में नहीं थी अपनी तरफ से रटी रटाई बता दी है। ये देख लो, अपनी तरफ से रटी रटाई बता दी है। इस तरह नहीं करना था आपने, सिनेरियो से कनेक्ट करना था। सिनेरियो से कनेक्ट करना नहीं आता, ये एक और बड़ा मसला है। ठीक है। तो ये थे मसले, ये वो मसले हैं जिसकी वजह से एक स्टूडेंट जो है वो पेपर पास नहीं कर पाता। ऑडिट एश्योरेंस का यही रीजन है कि भाई मोर देन 60%, यानी कि ऊपर दिखाया ना 39% पासिंग रेट है, तो इसका मतलब है 61% बच्चा दुनिया में फेल हो रहा है। तो इसकी रीजन ये, आई होप ये एनालिसिस कुछ आपको हेल्प करेगा। बाकी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे या पेज पे। ये है कांटेक्ट नंबर। ठीक है जी। सो व्हाट्सएप का, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द, फिर किसी और चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।